हेलो दोस्तों, आज का मॉडल पेपर है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा बीए सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन ट्विंडी लिटरेचर्स इन हिंदी साहित्य। पेपर कोड PS04 हिंदी साहित्य का इतिहास। एग्जाम डेट 7 अगस्त 2026। आगे बढ़ने से पहले बालाजी क्लासेस बीराई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। का अति लघु उत्तर प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया? उत्तर, आदिकाल को बीजोपन काल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। किन्हीं तीन राम भक्ति काव्य के कवियों का नाम लिखिए। उत्तर, राम भक्ति काव्य धारा के तीन प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, अग्रदास और नाभादास। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? उत्तर, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। रीतिमुक्त काव्य से अभिप्राय बताते हुए रीतिमुक्त कवियों के नाम लिखिए। जो कवि रीति परंपरा के बंधनों से मुक्त होकर अपने स्वाभाविक प्रेम और अनुभूति को काव्य में व्यक्त करते हैं, उनका काव्य रीतिमुक्त काव्य कहलाता है। इसके प्रमुख कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। जयशंकर प्रसाद के तीन नाटकों के नाम लिखिए। उत्तर, जयशंकर प्रसाद के तीन नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। संस्मरण किसे कहते हैं? उत्तर, लेखक द्वारा अपने जीवन में देखे, मिले या अनुभव किए गए किसी व्यक्ति, घटना या स्थान की स्मृतियों को साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करने वाली गद्य विधा को संस्मरण कहते हैं। समकालीन तीन महिला कहानीकारों के नाम लिखिए। उत्तर, समकालीन महिला कहानीकारों में मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा और मृदुला गर्ग प्रमुख हैं। खंड ब, ड्यू, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर सोदाहरण प्रकाश डालिए। उत्तर, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को सामान्यतः आदिकाल कहा जाता है। इस काल में अनेक प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। इस समय के साहित्य पर वीरता, धर्म, प्रेम और लोक जीवन का प्रभाव प्रमुख रूप से दिखाई देता है। आदिकाल की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति वीरगाथात्मकता है। कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं और योद्धाओं के शौर्य, पराक्रम तथा युद्धों का वर्णन किया। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन मिलता है। दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता है। सिद्ध, नाथ और जैन कवियों ने धार्मिक तथा आध्यात्मिक विचारों को अपने साहित्य का विषय बनाया। नाथ साहित्य में योग और साधना पर विशेष बल दिया गया। इस काल में श्रृंगार एवं प्रेम की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। लोक जीवन तथा प्रेम कथाओं से संबंधित रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण मिलता है। आदिकालीन साहित्य में लोक भाषा और लोक जीवन का भी प्रभाव था। कवियों ने तत्कालीन समाज, युद्ध, धर्म और जीवन मूल्यों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। इस प्रकार आदिकालीन साहित्य में वीरता, धर्म, साधना, प्रेम, श्रृंगार और लोक जीवन की विविध प्रवृत्तियां मिलकर इसकी विशेष पहचान बनाती हैं। दी निर्गुण संत काव्यधारा की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, निर्गुण संत काव्यधारा भक्ति काल की महत्वपूर्ण काव्यधारा है। इसके प्रमुख कवियों में कबीर, रैदास, दादू दयाल और गुरु नानक आदि का नाम लिया जाता है। इन कवियों ने निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। इस काव्यधारा की पहली विशेषता निराकार ब्रह्म की भक्ति है। संत कवियों के अनुसार ईश्वर का कोई निश्चित रूप या आकार नहीं है। वे ईश्वर को मनुष्य के भीतर खोजने की प्रेरणा देते हैं। दूसरी विशेषता गुरु का महत्व है। संत कवियों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु को आवश्यक माना। कबीर ने भी गुरु की महिमा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। तीसरी विशेषता पाखंड और रूढ़ियों का विरोध है। संत कवियों ने जाति पाति, बाहरी आडंबर, धार्मिक कट्टरता तथा कर्मकांड का विरोध किया। चौथी विशेषता मानवतावाद और सामाजिक समानता है। संत कवियों ने सभी मनुष्यों को समान माना और जातिगत भेदभाव का विरोध किया। इनकी भाषा सरल, लोक प्रचलित और प्रभावशाली थी। साकी, सबद और पद इनके प्रमुख काव्य रूप हैं। इस प्रकार निर्गुण संत काव्य ने भक्ति के साथ साथ सामाजिक सुधार का भी महत्वपूर्ण कार्य किया। रीतिकाल के नामकरण के संबंध में प्रचलित विभिन्न मतों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के बाद आने वाले काल को सामान्यतः रीतिकाल कहा जाता है।
इसके नामकरण को लेकर विद्वानों में विभिन्न मत पाए जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल कहा। उनके अनुसार इस समय कविता में काव्य शास्त्रीय नियमों, अलंकारों, रसों तथा नायिका भेद आदि का विशेष महत्व रहा। कवियों ने काव्य रचना के लिए निर्धारित रीति और लक्षणों का अनुसरण किया। कुछ विद्वानों ने इसे श्रृंगार काल भी कहा है, क्योंकि इस काल के अधिकांश काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता दिखाई देती है। नायक नायिका के प्रेम, सौंदर्य, मिलन और विरह का विस्तार से वर्णन हुआ। कुछ विद्वानों ने इसे अलंकार काल कहने का प्रयास किया, क्योंकि इस काल के कवियों ने अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग किया तथा काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना की। वास्तव में इस काल में केवल श्रृंगार या अलंकार ही नहीं, बल्कि वीर, भक्ति तथा नीति संबंधी साहित्य भी लिखा गया। इसलिए रीतिकाल नाम अधिक व्यापक और उपयुक्त माना जाता है। इस प्रकार विभिन्न मतों के बावजूद काव्य रीति, लक्षण ग्रंथों और काव्य शास्त्रीय परंपरा की प्रधानता के कारण रीतिकाल नाम सर्वाधिक प्रचलित है। 5. भक्तिकाल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है? सतर्क विवेचना कीजिए। उत्तर: हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल का विशेष महत्व है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना है। इस काल में भक्ति साहित्य की विभिन्न धाराओं का विकास हुआ और अनेक महान कवियों ने साहित्य को समृद्ध किया। भक्तिकाल की सबसे बड़ी विशेषता भक्ति भावना है। निर्गुण धारा में कबीर, रैदास, दादू आदि कवियों ने निराकार ईश्वर की भक्ति की, जबकि सगुण धारा में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि ने राम और कृष्ण की भक्ति को काव्य का आधार बनाया। इस काल के साहित्य में मानवतावाद और सामाजिक समानता की भावना दिखाई देती है। संत कवियों ने जाति पाति, ऊंच नीच और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। भक्तिकाल में हिंदी भाषा का भी व्यापक विकास हुआ। अवधी, ब्रज तथा लोक भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य की रचना हुई। तुलसीदास का रामचरितमानस, सूरदास का सूरसागर तथा मीराबाई के पद हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इस काल के साहित्य में प्रेम, करुणा, भक्ति, लोकमंगल और नैतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति हुई। इसी कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। हालांकि इसे स्वर्णकाल कहते समय इसकी विभिन्न सामाजिक और ऐतिहासिक सीमाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। 6. छायावाद की परिभाषा देते हुए छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर: छायावाद हिंदी काव्य का एक महत्वपूर्ण आधुनिक काव्य आंदोलन है। सामान्यतः हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा को छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माना जाता है। छायावाद में कवि की व्यक्तिगत अनुभूति, प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति प्रमुख है। छायावादी काव्य की पहली विशेषता आत्माभिव्यक्ति है। कवि अपने व्यक्तिगत सुख दुख, कल्पना और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है। दूसरी विशेषता प्रकृति प्रेम है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को केवल बाहरी दृश्य के रूप में नहीं देखा है, बल्कि उसे मानवीय भावनाओं से जोड़कर प्रस्तुत किया। तीसरी विशेषता रहस्यात्मकता है। अज्ञात सत्ता और अनंत के प्रति आकर्षण छायावादी कविता में दिखाई देता है। चौथी विशेषता सौंदर्य एवं प्रेम की भावना है। छायावादी कविता में कोमल भावनाओं तथा सौंदर्य का सुंदर चित्रण मिलता है। इसके अतिरिक्त प्रतीकात्मकता, कल्पनाशीलता, संगीतात्मकता, कोमलकांत भाषा और मानवीय संवेदना भी इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। इस प्रकार छायावाद ने हिंदी कविता को व्यक्तिगत अनुभूति, प्रकृति, सौंदर्य और कल्पना से समृद्ध किया। 7. हिंदी उपन्यास के उद्भव एवं विकास पर लेख लिखिए। उत्तर: हिंदी उपन्यास का विकास आधुनिक हिंदी गद्य के विकास के साथ हुआ। हिंदी में उपन्यास लेखन का आरंभ 19वीं शताब्दी में माना जाता है। प्रारंभिक उपन्यासों पर मनोरंजन, तिलस्म और जासूसी प्रवृत्तियों का प्रभाव दिखाई देता है। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी के प्रारंभिक मौलिक उपन्यासों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता जैसे लोकप्रिय उपन्यासों की रचना की। इन रचनाओं ने हिंदी पाठकों में उपन्यास पढ़ने की रुचि पैदा की।
हिंदी उपन्यास को वास्तविक सामाजिक और साहित्यिक ऊंचाई प्रेमचंद के समय मिली। उन्होंने किसानों, मजदूरों, स्त्रियों, गरीबों और मध्यवर्गीय समाज की समस्याओं को उपन्यास का विषय बनाया। सेवा सदन, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक तथा प्रयोगशील प्रवृत्तियों का विकास हुआ। जैनेन्द्र कुमार ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि को महत्व दिया। अज्ञे ने आधुनिक चेतना को अभिव्यक्ति दी। स्वतंत्रता के बाद उपन्यास में ग्रामीण जीवन, नगरीय जीवन, राजनीतिक परिस्थितियों, मध्यवर्गीय समस्याओं और व्यक्ति के आंतरिक संघर्षों को प्रमुखता मिली। इस प्रकार हिंदी उपन्यास ने मनोरंजन प्रधान आरंभ से सामाजिक यथार्थ, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और आधुनिक जीवन की जटिलताओं तक लंबी विकास यात्रा तय की। 8. द्विवेदी युगीन का मुख्य विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर। हिंदी साहित्य में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव वाले समय को द्विवेदी युग कहा जाता है। सामान्यतः इसका समय 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों से छायावाद के उदय तक माना जाता है। इस युग में हिंदी कविता में राष्ट्रीय, सामाजिक और नैतिक चेतना का विकास हुआ। इस युग की पहली विशेषता राष्ट्रीय भावना है। कवियों ने देश प्रेम, दी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को व्यक्त किया। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। दूसरी विशेषता सामाजिक सुधार है। बाल विवाह, अशिक्षा, स्त्री समस्या और सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास हुआ। तीसरी विशेषता नैतिकता और आदर्शवाद है। कवियों ने त्याग, कर्तव्य, संयम और चरित्र निर्माण जैसे मूल्यों पर बल दिया। इस युग में खड़ी बोली हिंदी को काव्य की प्रमुख भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली। भाषा को व्याकरण सम्मत, व्यवस्थित और परिष्कृत बनाने में महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस युग की कविता में इतिहास, संस्कृति और भारतीय परंपरा के प्रति गौरव भी दिखाई देता है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी आदि कवि इस युग से जुड़े हैं। इस प्रकार द्विवेदी युगीन कविता ने हिंदी काव्य को राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, नैतिकता और खड़ी बोली की सुदृढ़ आधारभूमि प्रदान की। 9. साठोत्तरी कविता की विशेषताएं लिखिए। उत्तर। सन 1960 के बाद हिंदी कविता में जो नई संवेदना और नई दृष्टि विकसित हुई, उसे सामान्यतः साठोत्तरी कविता कहा जाता है। इस कविता में स्वतंत्रता के बाद बदलते भारतीय समाज की समस्याओं और व्यक्ति के जीवन संघर्षों को अभिव्यक्ति मिली। साठोत्तरी कविता की प्रमुख विशेषता यथार्थ बोध है। कवियों ने जीवन की वास्तविक परिस्थितियों, गरीबी, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक असमानता को विषय बनाया। इस कविता में व्यक्ति की पीड़ा और अकेलापन भी प्रमुख है। आधुनिक जीवन में व्यक्ति के भीतर उत्पन्न तनाव, असुरक्षा और निराशा को कवियों ने अभिव्यक्त किया। इसमें राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतोष दिखाई देता है। कवि व्यवस्था की कमजोरियों और विसंगतियों पर प्रश्न उठाता है। साठोत्तरी कविता में आम आदमी को विशेष महत्व मिला। किसान, मजदूर, निम्न, मध्यवर्ग और संघर्षरत व्यक्ति इसके महत्वपूर्ण विषय बने। भाषा की दृष्टि से भी इस कविता में सरल, बोलचाल की तथा व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग हुआ। प्रतीकों और जटिल कल्पनाओं की अपेक्षा जीवन के सीधे अनुभवों को महत्व दिया गया। इस प्रकार साठोत्तरी कविता आधुनिक भारतीय जीवन के यथार्थ, संघर्ष, विसंगति, राजनीतिक चेतना और आम आदमी की संवेदना को अभिव्यक्त करने वाली महत्वपूर्ण काव्यधारा है। खंड 10. पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता पर विचार करते हुए अपने मत दीजिए। उत्तर। पृथ्वीराज रासो के रचयिता के रूप में चंद्रबरदाई का नाम प्रसिद्ध है। ये ग्रंथ पृथ्वीराज चौहान के जीवन, युद्धों, वीरता और शौर्य का वर्णन करता है। हिंदी साहित्य के आदिकालीन वीरगाथात्मक साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु इसकी प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में लंबे समय से विवाद रहा है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के पक्ष में कहा जाता है कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के समकालीन कवि थे और राजदरबार से जुड़े हुए थे।
इसलिए उन पृथ्वीराज के जीवन तथा युद्धों की घटनाओं का प्रत्यक्ष जान रहा होगा। ग्रंथ में तत्कालीन राजपूत वीरता और युद्ध परंपरा का विस्तृत वर्णन भी मिलता है। दूसरी ओर इसकी अप्रामाणिकता के पक्ष में अनेक तर्क दिए गए हैं। ग्रंथ के विभिन्न संस्करणों में बहुत अधिक अंतर मिलता है। इसकी भाषा में भी अलग अलग कालों की भाषागत विशेषताएं दिखाई देती हैं। ग्रंथ में अनेक ऐसी घटनाएं और विवरण मिलते हैं जिनका ऐतिहासिक प्रमाण अन्य स्रोतों से नहीं मिलता। पृथ्वीराज रासो का वर्तमान विशाल रूपी संदेह उत्पन्न करता है। विद्वानों का मत है कि मूल रचना अपेक्षाकृत छोटी होगी और बाद के समय में उसमें अनेक अंश जोड़े गए होंगे। अतः पूरे वर्तमान ग्रंथ को चंद बरदाई की मूल रचना मानना उचित नहीं, फिर भी इस आधार पर पृथ्वीराज रासो के साहित्यिक महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इसमें वीर रस, राजपूत शौर्य, युद्ध भावना और तत्कालीन सांस्कृतिक जीवन का प्रभावशाली चित्रण है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो का मूल आधार प्राचीन हो सकता है, परंतु वर्तमान रूप पूर्णतः प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए, जबकि साहित्यिक दृष्टि से इसका महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हें प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, स्पष्ट करते हुए इस काव्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर: हिंदी साहित्य में आधुनिक कविता के विकास क्रम में प्रयोगवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रयोगवाद का संबंध मुख्यतः उन कवियों से है जिन्होंने परंपरागत काव्य रूढ़ियों से हटकर नए विषयों, नए शिल्प, नई भाषा और नई अभिव्यक्ति पद्धतियों को अपनाया। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में सामान्यतः सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नाम लिया जाता है। सन 1943 में उनके संपादन में प्रकाशित ताड़ सप्तक को प्रयोगवादी काव्य का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। इसमें 7 नए कवियों को स्थान दिया गया था। प्रयोगवादी कविता की पहली विशेषता नवीनता और प्रयोगशीलता है। कवियों ने पुराने छंदों और परंपरागत अभिव्यक्ति पद्धतियों से हटकर नए शिल्प को अपनाया। दूसरी विशेषता व्यक्ति की आंतरिक अनुभूति है। व्यक्ति के मन, उसकी समस्याओं, अकेलेपन, संघर्ष और मानसिक स्थितियों को महत्व दिया गया। तीसरी विशेषता बौद्धिकता है। प्रयोगवादी कविता में केवल भावुकता के स्थान पर चिंतन और विचार को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला। चौथी विशेषता मुक्छंद का प्रयोग है। कवियों ने परंपरागत छंदों के बंधन से मुक्त होकर अपनी अनुभूति के अनुसार कविता की संरचना की। इस कविता में प्रतीक, बिंब और नए उपमानों का भी प्रयोग हुआ। भाषा में नए शब्दों और अभिव्यक्ति के नए तरीकों को अपनाया गया। प्रयोगवाद ने आगे चलकर नई कविता के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार प्रयोगवाद ने हिंदी कविता को नई संवेदना, नया शिल्प और आधुनिक दृष्टिकोण प्रदान किया। एकांकी के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। उत्तर: एकांकी हिंदी नाटक की महत्वपूर्ण विधा है। एकांकी का अर्थ ऐसे नाटक से है जिसमें सामान्यतः एक अंक होता है और सीमित समय में किसी एक घटना, समस्या या भाव को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पात्रों और घटनाओं की संख्या भी अपेक्षाकृत कम होती है। एकांकी की परंपरा का संबंध भारतीय नाट्य परंपरा के छोटे नाट्य रूपों से जोड़ा जा सकता है। संस्कृत नाट्य साहित्य में भी ऐसे नाट्य रूप मिलते हैं जिनमें सीमित पात्रों और घटनाओं के माध्यम से किसी प्रसंग को प्रस्तुत किया जाता था। आधुनिक हिंदी में एकांकी का व्यवस्थित विकास 20वीं शताब्दी में हुआ। हिंदी रंगमंच और आधुनिक शिक्षा के विस्तार के साथ एकांकी लेखन को लोकप्रियता मिली। विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा मंचों पर कम समय में प्रस्तुत किए जा सकने के कारण इसकी उपयोगिता बढ़ी। हिंदी एकांकी के विकास में रामकुमार वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उनके एकांकियों में ऐतिहासिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विषयों का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। भुवनेश्वर ने भी हिंदी एकांकी को आधुनिक दृष्टि प्रदान की। बाद के समय में एकांकी में सामाजिक समस्याओं में पारिवारिक संबंधों, मनोवैज्ञानिक संघर्षों, राजनीतिक परिस्थितियों और मानवीय मूल्यों को स्थान मिला। एकांकी की प्रमुख विशेषताएं हैं एकता, संक्षिप्तता, सीमित पात्र, सीमित घटनाएं, प्रभावपूर्ण संवाद, चरम प्रभाव और मंचीयता। एकांकीकार कम समय में दर्शक पर गहरा प्रभाव डालने का प्रयास करता है।
इस प्रकार हिंदी एकांकी ने आधुनिक हिंदी नाटक को संक्षिप्त और प्रभावशाली रूप प्रदान किया तथा विद्यालयों, महाविद्यालयों और रंगमंच के माध्यम से व्यापक लोकप्रियता प्राप्त की। डिर निम्नलिखित सभी पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, नाटक के तत्व नाटक दृश्य एवं श्रव्य दोनों प्रकार की साहित्यिक विधा है। नाटक को प्रभावशाली बनाने के लिए उसके विभिन्न तत्वों का संतुलित होना आवश्यक है। नाटक के प्रमुख तत्वों में कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य और अभिनय प्रमुख हैं। कथावस्तु नाटक की घटनाओं का आधार होती है। इसमें घटनाएं क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। पात्र कथा को गति प्रदान करते हैं और उनके कार्यों से नाटकीय घटनाओं का विकास होता है। संवाद नाटक का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। पात्रों के बीच होने वाली बातचीत के माध्यम से कथानक, भाव और विचार दर्शकों के सामने आते हैं। देशकाल और वातावरण नाटक की घटनाओं को उचित संदर्भ प्रदान करते हैं। भाषा और शैली पात्रों तथा परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए। नाटक का एक महत्वपूर्ण तत्व अभिनय भी है। रंगमंच पर पात्रों की गतिविधियों, हाव भाव और संवादों के माध्यम से नाटक जीवंत बनता है। इस प्रकार कथावस्तु, पात्र, संवाद, वातावरण, भाषा, उद्देश्य और अभिनय मिलकर एक प्रभावशाली नाटक का निर्माण करते हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यास की विशेषताएं। मनोवैज्ञानिक उपन्यास में बाहरी घटनाओं की अपेक्षा मनुष्य के आंतरिक जीवन और मानसिक स्थितियों को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें पात्रों के मन में उत्पन्न विचारों, भावनाओं, इच्छाओं, द्वंद्वों और संघर्षों का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास की प्रमुख विशेषता अंतर्मन का चित्रण है। लेखक पात्र के भीतर चलने वाले विचारों और भावनाओं को सामने लाता है। इसमें पात्र केवल घटनाओं के माध्यम नहीं रहते, बल्कि उनके व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। अ, इस प्रकार के उपन्यासों में आत्मसंघर्ष, मानसिक द्वंद्व, प्रेम, अपराध बोध, अकेलापन और व्यक्तित्व की जटिलता जैसे विषय दिखाई देते हैं। हिंदी में जैनेंद्र कुमार को मनोवैज्ञानिक उपन्यास के प्रमुख रचनाकारों में माना जाता है। उनके उपन्यासों में व्यक्ति के अंतर्मन और संबंधों की जटिलताओं का विश्लेषण मिलता है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास में घटनाओं की गति अपेक्षाकृत धीमी हो सकती है, क्योंकि लेखक पात्र के मनोभावों को विस्तार से प्रस्तुत करता है। इस प्रकार यह उपन्यास मनुष्य के बाहरी जीवन के साथ साथ उसके आंतरिक संसार को समझने का प्रयास करता है। सुमित्रानंदन पंत का प्रकृति चित्रण। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनके काव्यकृति का अत्यंत सुंदर, कोमल और भावपूर्ण चित्रण मिलता है। पंत का बचपन प्रकृति के सुंदर वातावरण में बीता, इसलिए उनके मन पर प्रकृति का गहरा प्रभाव पड़ा। पंत के लिए प्रकृति केवल बाहरी सौंदर्य नहीं है, बल्कि वह जीवंत और संवेदनशील सत्ता है। उन्होंने पर्वत, नदी, झरने, वन, फूल, पक्षी, बादल, चांद और सूर्य आदि का सुंदर चित्रण किया है। उनकी प्रकृति में मानवीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। वे प्रकृति को मनुष्य की तरह अनुभव करते हैं और उसके साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करते हैं। पंत के प्रकृति चित्रण में रंग, ध्वनि, सुगंध और गति का सुंदर समन्वय मिलता है। उनकी भाषा कोमल, मधुर और संगीतात्मक है। प्रकृति के माध्यम से वे प्रेम, सौंदर्य, आनंद और रहस्य की अनुभूति व्यक्त करते हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में वीणा, पल्लव, गुंजन आदि का विशेष महत्व है। प्रारंभिक काव्य में प्रकृति और सौंदर्य की प्रधानता है जबकि बाद में उनके काव्य में मानवतावादी और सामाजिक चेतना भी विकसित हुई। इस प्रकार पंत हिंदी के उन प्रमुख कवियों में है जिन्होंने प्रकृति को अत्यंत सुंदर, भावात्मक और मानवीय रूप में प्रस्तुत किया। प्रेमचंद के उपन्यास। प्रेमचंद हिंदी के महान उपन्यासकारों में अग्रणी माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी उपन्यास को सामाजिक यथार्थ और आम आदमी के जीवन से जोड़ा। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज की वास्तविक समस्याओं का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों में सेवासदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि और गोदान प्रमुख हैं।
उनके उपन्यासों में किसान, मजदूर, स्त्री, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और ग्रामीण समाज की समस्याओं को प्रमुखता मिली। गोदान में किसान जीवन की कठिनाइयों और सामाजिक आर्थिक शोषण का प्रभावशाली चित्रण है। निर्मला में दहेज तथा अनमेल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं को सामने रखा गया है। गबन में मध्यवर्गीय जीवन और आर्थिक सामाजिक इच्छाओं का चित्रण मिलता है। रंगभूमि में शोषण, सत्ता और सामाजिक संघर्ष को विषय बनाया गया है। प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज और जन सामान्य के निकट है। उनके पात्र वास्तविक जीवन से लिए हुए प्रतीत होते हैं। वे केवल समस्याओं का चित्रण नहीं करते, बल्कि उनके माध्यम से सामाजिक सुधार और मानवीय मूल्यों की भावना भी प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार प्रेमचंद के उपन्यास हिंदी साहित्य में सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदना और जीवन संघर्ष के सशक्त दस्तावेज हैं।